आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो डबल सॉल्ट क्या है? आपने लैब में मोहर सॉल्ट प्रिपेयर किया होगा या फिर आपने पोटास एलम प्रिपेयर किया होगा, तो वो डबल सॉल्ट है। देखिए, आयरन सल्फेट और एमोनियम सल्फेट को आप मिक्स करते हो, क्रिस्टलाइजेशन करते हो, तो क्या मिलता है? मोहर सॉल्ट। उसी तरह पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्ट को मिक्स करते हो और क्रिस्टलाइजेशन करते हो, तो आपको मिलता है पोटास एलम। तो ये इजीली सेपरेट भी हो सकता है। तो ये डबल सॉल्ट है, जिसमें आप देखो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मिक्सचर बना है। बट अगर आप मिक्स करते हो पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे आप वापस पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड को अलग नहीं कर सकते। सो याद रखिए, ये कॉम्प्लेक्स में आप सिर्फ K4 पोटेशियम आयंस को अलग कर सकते हो, आप अंदर से साइनाइड को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने के लिए कौन कौन से टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप देखो, जो बाहर पोटेशियम आयन है उसको हम नाम देते हैं काउंटर आयन। तो कहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि काउंटर आयन रिमूव करो या काउंटर आयन कितने रिलीज हुए, तो उसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में दिखाया है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर आयन्स है, उसको नाम देते हैं काउंटर आयन। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे? अभी जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है ना, राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड जो लिखा है वो पॉजिटिव है, तो पोटेशियम आयन पॉजिटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो जो आयन लिखेंगे हम काउंटर आयन, वो हम राइट साइड लिखेंगे, वो होगा नेगेटिव। तो काउंटर आयन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर और कोऑर्डिनेट एंटिटी और अ कॉम्प्लेक्स आयन। It can be negative, positive or neutral depending on ligands and charge of metal. Okay, ये जो मेटल है उसको क्या कहेंगे? वो है सेंट्रल मेटल एटम। It will be D ब्लॉक एलिमेंट। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा था, वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे देखेंगे उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम। इट कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो उसके साथ जो लिगेंड अटैच होता है वो क्या है? देखियो, यहाँ पे हम देखते हैं साइनाइड, तो ये साइनाइड है लिगेंड। इसकी जगह कोई भी दूसरा लिगेंड हो सकता है। इवन वो लिगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है। अच्छा, ये जो लिगेंड्स है वो कितने हैं? 6 है। तो 6 को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का। कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और अब आपको क्या पता चलना चाहिए कि जो लिगेंड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो जितनी भी चीजें हैं वो तो बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है और काउंटर आयन क्या है, ये आपको पता चलना चाहिए। अब देखते हैं लिगेंड्स डिटेल में। तो लिगेंड्स को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले पता होना चाहिए लिगेंड क्या है। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। याद रखिए, नेगेटिव हो सकते हैं वो, पॉजिटिव हो सकते हैं वो, या न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, उसमें लोन पेयर है तो देगा। अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो वो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर उसके पास लोन पेयर है। तो याद रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है उसको कहते हैं लिगेंड्स। अब उसमें सबसे पहला टाइप आता है यूनिडेंटेट। ये क्या है? यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ये है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। मतलब लिगेंड्स कितने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अगर लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसका मतलब वो यूनिडेंटेट है। मतलब वो लिगेंड में सिर्फ एक एटम ऐसा है जो लोन पेयर दे सकता है, एक लोन पेयर दे सकता है। जैसे साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, H2O में 2 लोन पेयर है बट एक ही लोन पेयर वो डोनेट करेगा। NH3 में एक लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो है लिगेंड्स। और एक लोन पेयर डोनेट करे ऐसा एटम प्रेजेंट है, सिर्फ एक एटम ऐसा प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं यूनिडेंटेट। मतलब इसमें सिर्फ एक एटम है। डाइडेंटेट मतलब इसमें 2 एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे देखो ऑक्जेलेट आयन, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में OX लिखेंगे। IUPAC नेम जब लिखते हैं OX दिखाया होगा अगर कॉम्प्लेक्स में, तो आपको उसका मतलब समझ जाना है। OX मतलब ये कॉम्प्लेक्स है।
तो इसमें देखो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो लोन पेयर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये डाइडेंटेट हुआ। उसी तरह इथिलीन डाइएमाइन देखो, उसमें ये 2 नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डाइडेंटेट। 2 एटम्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो डाइडेंटेट। अब आगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आ सकते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं पॉलीडेंटेट। 2 से ज्यादा है तो हम पॉलीडेंटेट कहेंगे। जैसे अगर 6 एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको कहते हैं हेक्साडेंटेट। 6 एटम्स डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। उसका एग्जाम्पल है EDTA। नाम क्या है देखो, इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। फिर से देखो, इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। तो यहां पे ये नाइट्रोजन्स 2 है और 4 ऑक्सीजन है एसीटेट में से, तो टोटल कितने हो गए 6 एटम्स, इसलिए इसको कहते हैं हेक्साडेंटेट। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मतलब क्या। तो ये वैसे तो मोनोडेंटेट है, लेकिन जो लिगेंड है उसमें 2 मोनोडेंटेट एटम प्रेजेंट है, मतलब 2 एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 2 एटम है तो उसको डाइडेंटेट कहेंगे, नहीं, यहां पे जो 2 एटम प्रेजेंट है उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन नहीं देगा। सो अल्टरनेटिव है, साइमल्टेनियस नहीं है। यहां पे क्या हो रहा था, दोनों दे रहे थे, है ना, एक साथ दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये डाइडेंटेट है। यहां पे क्या हुआ, या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा या तो ऑक्सीजन देगा, तो इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इन लिगेंड्स व्हेन 2 एटम्स आर प्रेजेंट बट आइदर ऑफ एनी गिव्स इलेक्ट्रॉन, 2 में से कोई एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों नहीं देंगे, है ना, कोई एक देगा, तो वो है एम्बीडेंटेट। समझ में आया? देख नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थायोसाइनाइड। अभी थायोसाइनाइड में या तो सल्फर देगा इलेक्ट्रॉन या तो नाइट्रोजन देगा, दोनों नहीं देंगे, तो इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। मतलब 2 एटम प्रेजेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही देगा, समझ लो इसको ध्यान से। नेक्स्ट चिलेटिंग लिगेंड्स। अभी जो लिगेंड्स ऐसे है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन होकर साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, वो लिगेंड्स को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, और वो कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चिलेट। आपको इसको किलेट बोलते हैं, है ना, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ऐसे लिगेंड्स जो साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो क्रोमियम के साथ जब इथिलीन डाइएमाइन अटैच होगा तो देखो एक साइकिल बना, दूसरा साइकिल बना, तीसरा साइकिल बना, तो ये कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चिलेट, या आप बोलो किलेट, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। सिमिलरली नेक्स्ट देखो ये, तो ये चिलेट नहीं है क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना, तो ये नाम भी हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। अभी आपको पता चलना चाहिए चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है। ऐसे लिगेंड्स जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जब वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं। ऑक्जेलेट ऑल्सो बनाएगा ऐसा, इथिलीन डाइएमाइन भी ऐसा बनाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हुआ लिगेंड्स के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए, एक टर्म बाकी है, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ज्योमेट्री, कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स का आप ज्योमेट्री क्या दिखाओगे, मतलब वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है, उसको दिखाने की मेथड को कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। जैसे कॉम्प्लेक्स लिया मैंने निकल टेट्राकार्बोनिल, ये IUPAC नेमिंग में कराऊंगा आपको आगे, बट ये निकल टेट्राकार्बोनिल है, तो ये देखो इसका अरेंजमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो अगर मैं पूछूं निकल टेट्राकार्बोनिल का पॉलीहेड्रॉन क्या है, आपको लिखना है टेट्राहेड्रल। उसी तरह दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम है और उसमें 3 इथिलीन डाइएमाइन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्राई इथिलीन डाइएमाइन क्रोमियम। अभी +3 चार्ज है ना, इसलिए तो क्रोमियम 3 आयन, ट्राई इथिलीन डाइएमाइन क्रोमियम 3 आयन। इसका पॉलीहेड्रॉन क्या है, तो आप ध्यान से देखो, तो ये 4 जो बनते हैं वो क्या बनेंगे, स्क्वायर में, प्लेन में स्क्वायर बने, फिर ऐसा सोचो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा लगता है ये, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। तो पॉलीहेड्रॉन्स मतलब ज्योमेट्री,
तो ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो कोई भी मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी मेटल का नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन जितना हो जाता है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसीलिए हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे उसका स्टेबिलिटी पता चले। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो ये रहा इक्वेशन, देखो हमें क्या करना है, पहले सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, वो मेटल का पॉजिटिव चार्ज जितना होगा वो हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो मेटल में से उतने इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा मेटल का उतने इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे। और लिगेंड्स आएंगे, वो क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसका मतलब एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच होते हैं वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। जैसे अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो उसके साथ 6 लिगेंड्स होंगे, तो 6 लिगेंड्स 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिले मेटल को, 6 2 12। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करेंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ऐड होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जितने इलेक्ट्रॉन मेटल में से माइनस होंगे, इस तरह से हमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन जितना है, मेटल के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस होगा उसके इलेक्ट्रॉन जितना अगर इलेक्ट्रॉन वो कॉम्प्लेक्स के मेटल में है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फेरोसाइनाइड मतलब उसमें Fe+2 होता है और फेरीसाइनाइड मतलब उसमें Fe+3 है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो साइनाइड का चार्ज है -1, वो 6 टाइम्स है तो -6 है। अब ऊपर कितना चार्ज होगा तो हमें K3 लिखना पड़ेगा, ऊपर -3 चार्ज होगा। अब ये -6 है तो ऊपर -3 कैसे आया, यहाँ पे होगा +3, तो -6 एंड +3 हो गया -3। उसी तरह यहाँ पे -6 है तो ऊपर कितना चार्ज होगा तो हमें K4 लिखना पड़ेगा, ऊपर होगा चार्ज -4, -6 यहाँ पे तो यहाँ -4 कैसे आया, Fe होगा +2। तो ये कॉम्प्लेक्स में Fe+2 है और ये कॉम्प्लेक्स में Fe+3 है। अब आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 26 लिख दिया दोनों में, देखो फिर माइनस करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे +3, तो वो माइनस कर दिया। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है ना, तो 6 × 2, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 × 2, तो इतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में 36 है और पोटेशियम फेरीसाइनाइड में 35। 36 इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन में भी होते हैं। आयरन के बाद आगे जो रो है उसमें लास्ट एलिमेंट नोबल गैस कौन सा है, क्रिप्टॉन। तो आयरन में क्रिप्टॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बट पोटेशियम फेरीसाइनाइड कम स्टेबल है, अनस्टेबल है ऐसा नहीं बोलेंगे, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आप स्टेबिलिटी इस तरह से कंपेयर कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स का। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस जितना हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अब है नेक्स्ट थ्योरी, हमने कॉम्प्लेक्स क्या है वो देख लिया, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो देख लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो किसने दिया, वो वर्नर ने दिया। तो वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये थ्योरीज में जो 4 पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मेटल के लिए कि मेटल में 2 तरह की लिंकेज या वैलेंसीज होती है। किसी भी मेटल में 2 तरह की लिंकेज या वैलेंसी होते हैं।
पहली वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी या प्रिंसिपल वैलेंसी, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी और सेकेंडरी लिंकेज भी बोल सकते हो। अब हम देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली आयोनाइजेबल है। कैसे? देखो, अगर मैं एक मेटल लिखता हूं Fe और उसके साथ मैंने लिखा FeCl3, तो ये आयोनाइज हो सकता है Fe+3 और Cl-1, तो इसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जो Cl- Fe के साथ अटैच हुए हैं, वो क्यों अटैच हुए हैं? क्योंकि Fe का चार्ज कितना है? +3, इसलिए 3 क्लोराइड अटैच हुए, तो +3 प्राइमरी वैलेंसी हुआ जो आयोनाइजेबल है, मतलब Fe और Cl के बीच का बॉन्ड टूट सकता है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज रिफर्ड टू एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCl3। FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ? 3। अगर मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का वैलेंसी क्या हुआ? 2। याद रखना है ये। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और वो सेटिस्फाई किससे होता है? नेगेटिव आयन से। देखो, सल्फेट नेगेटिव आयन है SO4-2, क्लोराइड नेगेटिव आयन है Cl-। तो प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है। कुछ एग्जांपल मैंने दिए, देखो, कोबाल्ट क्लोराइड से सेटिस्फाई हुआ, कॉपर सल्फेट से सेटिस्फाई हुआ, सिल्वर क्लोराइड से सेटिस्फाई हुआ, तो पॉजिटिव आयंस है, इसलिए वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं। याद रखिए, प्राइमरी वैलेंसीज हम नॉर्मल सॉल्ट्स में मेटल का वैलेंसी दिखाते हैं। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में हम वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है सेकेंडरी वैलेंसी? देखो, इट इज एग्जिबिटेड इन कॉम्प्लेक्स आयंस ओनली एंड इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखो आप, ये कॉम्प्लेक्स में FeCN6 मैंने लिखा, K3FeCN6, या दूसरा एक एग्जाम्पल देखो K4FeCN6, तो इसमें आयरन के साथ कितने लिगेंड्स हैं? आयरन के साथ लिगेंड कितने हैं? 6। इसमें भी आयरन के साथ लिगेंड कितने हैं? 6। तो आयरन का सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुआ? 6। मतलब यह है कि सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स है, वो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो वो आयोनाइज नहीं हो सकता। आप ये आयरन साइनाइड को सेपरेट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स है उसको आप डिसोशिएट नहीं कर सकते। सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, काउंटर आयंस है, उसको आप डिसोशिएट कर सकते हो, क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी की वजह से प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखते नेक्स्ट, इट इज सेटिस्फाइड बाय। अभी ये जो लिगेंड्स है वो क्या हो सकते हैं? लिगेंड्स कैन बी नेगेटिव, लिगेंड्स कैन बी पॉजिटिव एंड लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है। तो डिफरेंस के फॉर्म में भी याद रखो इसको। प्राइमरी वैलेंसीज हम किसी भी सॉल्ट में सेंट्रल मेटल का दिखा सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी आता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स इसमें मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच है उसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, फिक्स ज्योमेट्री होता है। देखो, और ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर, जैसे वो टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, तो ये ज्योमेट्री किसी भी कॉम्प्लेक्स में फिक्स होगा। उसका रीजन क्या है? कोई भी मेटल आप लो Fe, और उसके साथ जब सपोज अगर 6 साइनाइड आएंगे तो फिक्स डायरेक्शन से आएंगे, इस तरह से 6 साइनाइड्स इस तरह से ही आएंगे, फिक्स डायरेक्शन से आएंगे, तो क्या बनाइए? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री फिक्स होता है। उसका रीजन लिगेंड्स का डायरेक्शन फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहां सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखने में। तो आइए देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो लिगेंड्स है उसके नाम पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी यूजफुल लिगेंड्स है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने सारे लिगेंड्स लिखे हैं,
बट मोस्टली जो यूजफुल लिगेंड्स है उसके नाम यहाँ पे मैंने दिए हैं। तो नाम कैसे देखो कैसे लिखते हैं हम जनरली कंपाउंड्स में हैलाइड्स को कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब वो एज अ लिगेंड्स यूज होते हैं तब हम उसको हेलो या हेलिडो ऐसा लिखते हैं। मतलब हम Cl- को क्लोराइड की जगह क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे, ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, ब्रोमो या ब्रोमिडो। इसी तरह आयोडीन को क्या लिखेंगे, आयोडो या आयोडाइडो। तो इससे अच्छा है आयोडो लिखो। इसी तरह फ्लोराइड को लिख सकते हो फ्लोरिडो। OH- को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट यहाँ पे हम एज ए लिगेंड उसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो। तो आप देखो तो जनरली पीछे हम O लगाते हैं, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्रिटो। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन से अटैचमेंट है तो नाइट्रो, ऑक्सीजन से अटैचमेंट है अगर तो नाइट्रिटो, इसी तरह सल्फर से अटैचमेंट है तो थायोसाइनेटो, लेकिन अगर नाइट्रोजन से अटैचमेंट है तो आइसोथायोसाइनेटो। तो ये भी याद रखना है आपको, कॉम्प्लेक्स में किससे अटैचमेंट है वो देख के नाम लिखना है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन अगर माइनस है तो हाइड्रिडो, NH2- को एमिडो, CH3COO मतलब एसीटेट आयन है तो उसको एसीटेट नहीं लिखना है, O लगा देना है, एसीटेटो ऐसा। सल्फेट को बोलेंगे सल्फेटो। इसी तरह अगर सल्फाइट है तो SO3- तो उसको कहेंगे सल्फाइटो। सल्फेट को सल्फेटो लिखा तो सल्फाइट को लिखेंगे सल्फाइटो। अब ऑक्साइड को लिखेंगे ऑक्सो, ऑक्सिलेट आयन को लिखेंगे ऑक्सिलेटो। इथिलीन डायमाइन का नाम एज इट इज रहेगा इथिलीन डायमाइन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम इसको लिखेंगे डाइमिथाइल ग्लाइकोजामाइटो। नेक्स्ट इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये आयन है तो पीछे O लगाएंगे, टेट्रा एसीटेटो। कंटिन्यूअस नाम लिखना है, ठीक है, EDTA। NH3H2O NO ये कॉम्प्लेक्स, ये कैसे है, ये लिगेंड्स न्यूट्रल है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो NH3 को अमोनिया नहीं लिखना है, एज ए लिगेंड उसका नेम लिखेंगे एमाइन। उसी तरह H2O को लिखेंगे एक्वा। NO न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल, पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, NO+ है तो नाइट्रोसोनियम, NO2+ है तो नाइट्रोनियम। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर न्यूट्रल है तो कार्बोनिल लिखेंगे। CO3- कार्बोनेट आयन के लिए नाम लिखेंगे कार्बोनेटो। S- सल्फाइड आयन के लिए नाम लिखेंगे सल्फाइडो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के नाम लिखे हैं। अब सिर्फ नाम करने से आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, कुछ रूल्स है वो आपको समझ में आने चाहिए। तो मैं रूल्स सिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एग्जाम्पल्स में हम रूल्स साथ में देख लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम है, वाटर है एज ए लिगेंड, क्लोराइड है एज ए लिगेंड, और ये Cl लिगेंड नहीं है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन का हम नाम एज इट इज रखेंगे क्लोराइड। ये है तो सोडियम, है ना, फिर से सोडियम, फिर पोटेशियम। तो काउंटर आयन का नाम चेंज नहीं करना है, उसका नाम तो एज इट इज रखेंगे, नाम चेंज अंदर होगा। जैसे इसका नाम क्या लिखोगे, क्लोरिडो, लेकिन ये 2 है तो क्या लिखोगे, डाइक्लोरिडो। H2O को क्या लिखोगे, एक्वा। 4 है तो क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा। और क्रोमियम के लिए क्या लिखोगे, तो यहां पे आता है पहला रूल, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, जैसे Cl- है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है +1, तब क्रोमियम का नाम चेंज नहीं करना है, उसको क्रोमियम ही रखना है। नेगेटिव होगा तो नाम चेंज करेंगे, वो नेक्स्ट रूल आगे देखेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। ओके, उस पे चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करो। देखो Cl- है तो कॉम्प्लेक्स +1 होगा। अब कॉम्प्लेक्स +1 है और अंदर Cl- 2 टाइम्स है तो Cr कितना होगा, +3 होगा। कैलकुलेट करो, आप देखो ये +3, ये न्यूट्रल, ये -2, तो ओवरऑल हो गया +1 कॉम्प्लेक्स। ओके, तो क्रोमियम का चार्ज हुआ +3। अब आप नाम लिख सकते हो, कैसे, इसको लिखोगे टेट्रा एक्वा, इसको लिखोगे डाइक्लोरिडो। अभी डाइक्लोरिडो में D को कंसिडर नहीं करना है अल्फाबेट में, तो इसका नाम है एक्वा। टेट्रा एक्वा में से T कंसिडर नहीं करो, सिर्फ नाम देखो, ये एक्वा, ये क्लोरिडो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, एक्वा, तो उसको पहले लिखो। क्या लिखेंगे नाम बोलो, टेट्रा एक्वा, और सब चीजें स्मॉल लेटर में, टेट्रा एक्वा। इसके बाद डाइक्लोरिडो, गैप नहीं छोड़ना है, डाइक्लोरिडो।
टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, लिगेंड्स खत्म। अब लिखो सेंट्रल मेटल एटम, कौन है? क्रोमियम। तो विदाउट चेंजिंग नेम एज इट इज लिखना है आपको क्रोमियम। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखो, +3 है तो आपको यहां लिखना है 3, रोमन लेटर्स में आपको लिखना है, ठीक है, रोमन नंबर्स में। और फिर लिखो काउंटर आयन। अच्छा, काउंटर आयन कितने हैं वो नहीं दिखाना है, 2 3 4 1 5 जितने भी है, आप सिर्फ उसका नाम लिखोगे। क्लोराइड, आया समझ में? सिंपल है बहुत। लिगेंड्स कितने हैं उसके नाम लिखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल एटम का नेम एज इट इज लिखोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखोगे, और लास्ट में काउंटर आयन विदाउट चेंजिंग नेम। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसमें है ये लिगेंड एमाइन। NH3 का नाम है, कहाँ है? एमाइन। और CO3 है कार्बोनेटो, ठीक है। अभी देखो एमाइन पहले आता है, बाद में कार्बोनेटो आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सो A कम्स फर्स्ट, तो नाम लिखेंगे आप पेंटा एमाइन, सब स्मॉल में। हाँ देखो, इसमें गलती से सिंगल M मत कर देना, एमाइन डबल M है ना, तो एमाइन लिखोगे, पेंटा एमाइन। फिर लिखोगे कार्बोनेटो, एक ही है ना सिर्फ, इसलिए लिखा कार्बोनेटो। ओके, अब आप लिखोगे कितना चार्ज है कोबाल्ट पे। कोबाल्ट लिख दो पहले, क्योंकि ये भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, देखो +1 और ये -1, तो इसलिए कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। चार्ज कितना लिखोगे? चार्ज कैसे पता चलेगा? तो कार्बोनेट -2 है, तो ये कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए। तो +3 और -2 हो गया +1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 रोमन नंबर्स में, और फिर आ गया ब्रोमाइड, विदाउट चेंजिंग नेम एज इट इज लिख दिया ब्रोमाइड। तो ये हो गया IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड देख लो। अब इसमें कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है? ये देखो, पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने Na+2 टाइम्स है तो कॉम्प्लेक्स हुआ -2। अब ऑक्सीजन है -2, फ्लोरीन है -1 लेकिन 4 टाइम्स है तो -4, तो क्रोमियम कितना होगा? तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -2 आएगा, तो आप यहां पे लिखोगे +4 लिखोगे। क्रोमियम अगर +4 है तो कॉम्प्लेक्स -2 होगा। अब आपको क्या करना है? लिगेंड्स के नेम लिखोगे, बट रूल लिखने में याद रखना है, पहले पॉजिटिव आयंस का नेम होता है फिर नेगेटिव का। तो इसमें पॉजिटिव कौन है? सोडियम है ना, काउंटर आयन सोडियम है, पॉजिटिव है तो पहले वो लिखो। अब स्टार्टिंग में सोडियम आएगा। अच्छा, सोडियम कितने हैं वो लिखना नहीं है, डाई सोडियम ऐसा नहीं दिखाना है, सिर्फ आपने काउंटर आयन लिखा सोडियम। अब लिखोगे लिगेंड्स के नेम, कौन है लिगेंड्स में? फ्लोराइड और ऑक्साइड। F पहले आता है कि O? अल्फाबेटिक ऑर्डर में F पहले आता है तो लिखो F। तो इसमें टेट्रा है इसलिए टेट्रा फ्लोरिडो, टेट्रा फ्लोरिडो। यहां पे आपको ये T कंसिडर नहीं करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, F को देखना है। तो टेट्रा फ्लोरिडो, फिर आएगा ऑक्सो, देखो O-2 ऑक्सो कहते हैं इसको, ठीक है, तो नाम आएगा ऑक्सो। फिर आएगा ये। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो क्रोमियम नहीं लिखना है, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा? क्रोमेट। और लगेगा इसका चार्ज +4 है तो यहां पे कर दो रोमन नंबर में 4। तो अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो क्रोमियम की जगह क्रोमेट होगा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था तो एज इट इज रखा कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं लिखा, क्रोमियम को एज इट इज लिखा क्रोमियम। तो रूल्स अभी आपको समझ में आने चाहिए। लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसके लिए प्रीफिक्स लगाओगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो नाम चेंज नहीं करना है सेंट्रल मेटल एटम का, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होगा। क्रोमियम है
क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, निकल है तो निकलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, ऐसे नेम चेंज होंगे। अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे, तो निकल है और कार्बोनिल है, दोनों है न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, तो इसको लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। देखो CO उसको कहते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, फिर इसको लिख दो निकल, और चार्ज तो कुछ है ही नहीं, है ना, कोई चार्ज नहीं, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, निकल न्यूट्रल होगा तभी तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन उसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब निकल पे कोई चार्ज नहीं है, सो इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है मेटल का ये कॉम्प्लेक्स में। ये फोर्थ कंपाउंड है। फिफ्थ देखो अभी, इसमें है प्लेटिनम, साथ में है एमाइन और क्लोरिडो। तो पहले एमाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डाई एमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आएगा, फिर लिखेंगे क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, फिर लिखेंगे प्लेटिनम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे पता चलेगा, तो ये न्यूट्रल है, Cl-1 2 टाइम्स है, कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, तो प्लेटिनम होना चाहिए +2, तो +2 - 2 0 हो गया। तो प्लेटिनम के बाद आप लिख दो रोमन नंबर में 2, तो ये हो गया उसका IUPAC नेम, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो, हाँ ई लिखना है यहाँ पे, ओ लिखना है, ई लिख दिया था मैंने, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2। प्लेटिनम क्यों लिखा, प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा, कॉम्प्लेक्स देखो न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो मेटल एटम का नाम चेंज नहीं करना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, इसमें यह सिक्स्थ, पोटेशियम पॉजिटिव है तो पहले उसको लिख दो पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, कितना चार्ज होगा, -3। अच्छा ये कैसे पता चला, K3 लिखा है ना, तो कॉम्प्लेक्स होगा -3, ठीक है। अब साइनाइड है -6, वैसे साइनाइड -1 है, 6 टाइम्स है इसलिए -6, तो Fe+3 होना चाहिए, तब कॉम्प्लेक्स -3 होगा, तो आपको Fe का चार्ज पता चल गया, ठीक है। आप इसका नाम क्या लिखोगे, फेरेट लिखोगे, इसका नाम आपको फेरेट लिखना है। कैसे देखो, तो पहले लिखा पोटेशियम, फिर साइनाइड को क्या लिखोगे, हेक्सासाइनो, इसका नाम क्या लिखोगे, हेक्सासाइनो, और फिर गैप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस लिखोगे फेरेट, और ये क्या है -3, मतलब कॉम्प्लेक्स +3 था, तो फेरेट का मतलब आयरन का चार्ज लिखोगे 3। सो पोटेशियम काउंटर आयन है, पॉजिटिव है इसलिए पहले पोटेशियम लिखा, ऑलवेज नाम लिखने में पहले पॉजिटिव लिखना है बाद में नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पहले काउंटर आयन का नेम लिख दिया पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ काउंटर आयन का नाम लिखना है पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो फेरेट। फेरेट क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, और उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लिख दिया 3, तो इस तरह से IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे 2 एग्जांपल्स जिसमें मैंने क्या लिया है, लिगेंड्स जो कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे इथिलीन डाई एमाइन है ना, ये लिया है एक मैंने, और दूसरा लिया है EDTA। तो ये ऐसे लिगेंड्स है जो खुद एज अ कॉम्प्लेक्स है, तब नेम कैसे लिखेंगे, देखो क्लोराइड काउंटर आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, +3 होगा कॉम्प्लेक्स का चार्ज, मतलब आयरन एज इट इज लिखेंगे ना, फेरेट नहीं करेंगे इसके जैसे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था इसलिए फेरेट लिखा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो आयरन लिखेंगे। एक्वा कितने हैं, 2 है, डाई एक्वा, और EN मतलब क्या होता है, इथिलीन डाई एमाइन, वो कितने हैं, 2 है। अच्छा, जब इथिलीन डाई एमाइन, डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो, इथिलीन डाई एमाइन टेट्राएसिटेटो, ऐसे कोई कंपाउंड है एज अ लिगेंड, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब ये वाले ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, ये सारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, तो ऐसे लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाओगे, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इस तरह से आप उसके नाम लगाओगे प्रीफिक्स। तो अभी कितने हैं, 2 है ना, इसलिए आगे लिखेंगे बिस,
बट वो 20 भी हम कंसिडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो इसका नाम है एक्वा और इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। तो ए पहले आएगा, सो नाम क्या आएगा? डाई एक्वा, फिर लिखेंगे 20, डाई एक्वा के बाद लिखेंगे 20 क्योंकि ये 2 है और इसको ब्रैकेट में लिखना है। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे जो भी है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा 20, बाद में लिखेंगे इथिलीन डाई एमाइन, डबल एम इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इथिलीन डाई एमाइन है। तो ये 2 बार आ गया 20 इथिलीन डाई एमाइन। फिर लिखेंगे मेटल एटम, तो मेटल एटम का नाम यहां पे लिखेंगे आयरन, ठीक है, आप स्मॉल आई ही करना, आयरन, इस तरह से हम आयरन लिखेंगे। और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कैसे पता चलेगा? ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वही तो Fe का चार्ज है, मतलब आयरन क्या होगा? 3, आयरन 3, और काउंटर आयन लिख दो क्लोराइड। सो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सोडियम कितने? 2 है, पॉजिटिव है, पहले लिख दो सोडियम, वो 2 है मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा -2, मतलब अब निकल नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे निकलेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, बट लिगैंड का नाम पहले लिखना होगा। तो ये EDTA है जिसको कहते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो लिखो यहाँ पे सोडियम के बाद लिखेंगे, अच्छा एक लिगैंड है ना तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, कोई गैप नहीं छोड़ा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये आपने सोडियम लिखा, उसके बाद कंटिन्यूअस लिखना है, गैप नहीं छोड़ना है। तो सोडियम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ये पूरा लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप निकल, सो लास्ट में लिखो निकल, लेकिन क्या लिखोगे? निकलेट लिखोगे ना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है -2, EDTA का चार्ज होता है -4, तो निकल का चार्ज होगा +2, तब जाके कॉम्प्लेक्स होगा -2। तो यहां पे आप लिखोगे निकलेट 2। तो सोडियम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2, ये हो गया आपका IUPAC नेम, ये कॉम्प्लेक्स के लिए। सो अब आपको IUPAC नेमिंग पता चलना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसका नोमेनक्लेचर करना आपको आना चाहिए, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा है तो वो कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला लिखने में भी आप क्या ध्यान रखोगे? काउंटर आयन नेगेटिव है और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले कॉम्प्लेक्स दिखाओगे फिर काउंटर आयन लिखोगे। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो आप पहले काउंटर आयन लिखोगे फिर कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास कभी 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, 2 कॉम्प्लेक्सेस है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स दिखाओगे बाद में नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लिखोगे। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखने में भी आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें पहला आइसोमेरिज्म हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके 4 टाइप्स है। उसमें पहला टाइप हम देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये तब होता है जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स एम्बिडेंटेड होते हैं। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें 2 साइट्स होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बट 2 में से कोई एक साइट ही एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड, तो ये एज अ लिगेंड जब आएगा तो या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर नाइट्रो में N अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो लिगेंड का नाम हम लिखते हैं नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो लिगेंड का नाम हम लिखते हैं नाइट्रेटो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने नेम लिखे हैं उसमें दोनों में नाइट्रेटो लिखा है, ऐसा क्यों? मैंने यहाँ पे कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अलग से दिखाया है। देखो कैसे, इसका नाम हम लिखेंगे पेंटाएमाइन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन, तो इसलिए मैंने लिखा है नाइट्रेटो एन कोबाल्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो पेंटाएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड,
नाइट्रेटो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि मुझे पता चले, आपको पता चले इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने। अगर नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट लिखा मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों? जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसमें कौन सा एटम मेटल से लिंक हुआ, उसके हिसाब से ये दो आइसोमर्स है। अभी यहाँ पे आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें से ये बनाया, हमने ये दोनों सेपरेटली बनाया है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्योंकि उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ लिंकेज का। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, जितने नाइट्रोजन इसमें है उतने ही नाइट्रोजन इसमें है, एक कोबाल्ट यहाँ है एक कोबाल्ट यहाँ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ नाइट्रोजन से लिंकेज है, यहाँ ऑक्सीजन से लिंकेज है, इसलिए इसे कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर आपको कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया कि कौन सा लिगेंड जरूरी है लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंटेड, तो आपको लिखना है एम्बिडेंटेड लिगेंड इज नेसेसरी फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड आइसोमेरिज्म देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चलता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, इसमें जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन में चेंज हुआ। पहले कोऑर्डिनेशन में जो लिगेंड था वो चेंज होके दूसरा लिगेंड आ गया, तो लिगेंड एक्सचेंज होने से होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे? देखो, हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया है और कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स हुआ जिसमें ये पॉजिटिव एंटिटी है, ये नेगेटिव एंटिटी है। और कहीं पे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स भी हमें मिलता है या तो हमने प्रिपेयर किया, जिसमें कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है। तो ये दोनों को देख के क्या लगता है कि क्रोमियम ने अपना अमोनिया कोबाल्ट को दे दिया, कोबाल्ट ने अपना साइनाइड क्रोमियम को दे दिया, तो लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है ऐसा लगता है, इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहां पे भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अमोनिया यहां पे आया, ये साइनाइड यहां पे आया, ऐसा नहीं है। ये दोनों का प्रिपरेशन हमने सेपरेटली किया है और वो दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल्स के साथ जो लिगेंड्स है वो चेंज हुए हैं, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब है नेक्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कब होगा? जब काउंटर आयंस अगर लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज होंगे, मतलब जो आयोनाइजेबल आयंस है, बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, जो आयोनाइजेबल आयंस है वो लिगेंड्स के साथ एक्सचेंज होते हैं, तब उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए कैसे, तो ये कोबाल्ट अमोनिया सल्फेट का कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका नाम ऐसे लिखेंगे पेंटा एमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, फिर चार्ज क्या लिखेंगे, ये -2 है, बाहर -1 है, तो ये +3 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे लिखेंगे पेंटा एमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। सो बाहर ब्रोमाइड है, अंदर सल्फेट है। एक कॉम्प्लेक्स और हमें मिला जिसमें अंदर ब्रोमीन था, बाहर सल्फेट था, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर। ये रेड कलर का है, ये वायलेट कलर का है, मतलब पता चल गया दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहां पे कोऑर्डिनेशन में सल्फेट है और यहां पे कोऑर्डिनेशन में ब्रोमीन है। ऐसा लगता है कि जब आयोनाइज होगा तो ये ब्रोमाइड रिलीज करेगा और ये सल्फेट रिलीज करेगा, तो आयोनाइजेशन होगा तब डिफरेंट आयंस रिलीज होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, जब एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वाटर। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर, तब हम उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे देखो पहला कॉम्प्लेक्स, उसमें स्फीयर के अंदर कितने वाटर है, 6, बाहर एक भी नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, एक Cl अंदर आया ऐसा लगता है, हमें ऐसा नहीं बोलना है सर एक Cl अंदर आके ये बन गया, ये सब बनाने के डिफरेंट मेथड है, इसमें से ये बनाया, इसमें से ये बनाया, ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
पॉसिबल ही नहीं है। लिगेंड्स जो अंदर है वो बाहर नहीं निकाल सकते हम, वो नॉन आयोनाइजेबल है। तो हम ये प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, जिसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, तो ये सब एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स है और ये फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्यों ऐसा? अब देखो, अगर इसका आप टेस्ट करोगे, इसका आप लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे, तो ये AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 3 मोल AgCl बनेंगे। इसमें सिर्फ 2 मोल्स बनेंगे AgCl, इसमें 1 मोल AgCl बनेगा और इसमें 1 भी मोल नहीं बनेगा। उसी तरह अगर आप इसमें H2SO4 पास करते हो तो पहला कंपाउंड जो है उसमें वाटर लॉस होगा ही नहीं। दूसरा कंपाउंड है उसका वेट 18 ग्राम डिक्रीज होगा पर मोल। सेकेंड का वेट 36 ग्राम डिक्रीज होगा पर मोल। 1 मोल कॉम्प्लेक्स में से 36 ग्राम वेट डिक्रीज हो जाएगा। इससे पता चलता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है। आर यू गेटिंग इट? तो ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। यहाँ बाहर एक भी नहीं था, 1 है, 2 है, 3 है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी डिफरेंट है और अंदर भी डिफरेंट है, 6, 5, 4, 3। तो इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम 2 टाइप्स देखेंगे। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, हम देखेंगे कितने टाइप्स है। जैसे अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 4 है, जिसमें 2 लिगेंड्स सेम होंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अगर, तो MX2L2 टाइप के अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस है तो उसमें हम सीस और ट्रांस ऐसे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, जहां पे ये 2 लिगेंड सेम है, देखो अमोनिया, और ये 2 लिगेंड सेम है क्लोराइड। तो सेम लिगेंड्स अगर सेम साइड है तो उसको कहते हैं सीस, लेकिन अगर सेम लिगेंड्स डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है, तो उसको कहते हैं ट्रांस। अब देखते हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, MX2L4 टाइप कंपाउंड है, MX2L4 टाइप कंपाउंड। तो 2 लिगेंड सेम है और दूसरी तरफ 4 लिगेंड सेम है। तो इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 2 लिगेंड जो सेम है वो अगर सेम साइड है तो उसको कहते हैं सिस, और ये जो 2 लिगेंड सेम है वो अपोजिट साइड है तो उसको कहते हैं ट्रांस। ये हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 लिगेंड सेम है, सो 3 लिगेंड्स अगर एडजेसेंट कॉर्नर पे है तो उसको कहते हैं फेशियल, जिसको इन शॉर्ट हम फेस ऐसा लिख सकते हैं। और अगर 3 लिगेंड्स एडजेसेंट कॉर्नर पे नहीं है तो उसको कहते हैं मेरिडियनल, या उसको लिख सकते हैं मैर। तो फेशियल, मेरिडियनल, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, सीस एंड ट्रांस एज वेल एज फेशियल एंड मेरिडियनल। तो ये बात थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रांस कंपाउंड दिखाया है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? देखो ये Cl अपोजिट साइड पे है, सिमिलरली ये इथिलीन डाइएमाइन अपोजिट साइड पे है, तो ऑप्टिकल रोटेशन को ये कैंसिल कर देंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर हम दूसरा कंपाउंड देखें इसी का ट्रांसफॉर्म अगर, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एक दूसरे के एनंशियोमर है, देखो उसके मिरर इमेजेस सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गए एनंशियोमर्स, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वैलेंस बॉन्ड थियोरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी क्या कहती है कि जितनी भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगी मेटल में, उतना होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितनी भी ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन करेगी।
हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद बॉन्डिंग बनेंगे लिगेंड्स के साथ। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ लिगेंड। तो ये 3 पॉइंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी जानने के लिए। सो आइए देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कॉम्प्लेक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें इनर सेल डी ऑर्बिटल यूज होता है। तो n-1 डी सेल यूज होगा, मतलब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो उसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों होगा? इनर ऑर्बिटल में जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें चेंज कब होगा? वो कब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या उसको हम बोल सकते हैं लो स्पिन लिगेंड्स। क्यों हम उसको लो स्पिन लिगेंड्स नाम देते हैं देखेंगे आगे हम, और उसके एग्जाम्पल देख लो आप, कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड, है ना, इथिलीन डायमाइन, ये कैसे है? लो स्पिन लिगेंड्स है, या आप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोल सकते हो। इसको याद रखो, कार्बन मोनोक्साइड मैंने लिखा है बट इसका नाम क्या है? कार्बोनिल है। इसका नाम क्या है? साइनो। और ये है इथिलीन डायमाइन। तो अगर ऐसे लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, क्योंकि इनर सेल जो है, इनर डी सेल है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगी। नेक्स्ट देखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पे हमारे पास होगा वीक फील्ड लिगेंड, या उसको हम हाई स्पिन लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स है उसके OH मतलब हाइड्रोक्सो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स है। सो इसकी वजह से इनर डी सेल में कोई चेंज नहीं होगा। सो आउटर डी सेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगी और उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d या फिर sp3। तो उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब अमोनिया एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब कोबाल्ट का इनर डी सेल जो है उसमें चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे आइए देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखो तो कोबाल्ट का चार्ज ही ऊपर लिखा है क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है। सो पहले आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखो 27 और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स अगर भरेंगे तो 3d में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसका आयन बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में से जाएंगे 4s में से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा। तो 3d 7 की जगह अब 3d 6 हो गया। अब जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें पेयरिंग होगा। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें पेयरिंग होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इनर डी ऑर्बिटल को अफेक्ट करता है वो। सो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो पेयरिंग आपको दिखेगा यहाँ पे। अब 2 डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए तो वो डी ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स के बीच में होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3 और ये जो 6 अमोनियाज है वो अपने लोन पेयर्स ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में रखेंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और 6 अमोनिया लिगेंड है इसलिए कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स में एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, है ना। इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है तो डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा? इसका 0 होगा, मतलब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो कभी आपको पूछा कोई कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो अब आपको पता चलना चाहिए, वो रट्टा नहीं मारना है। आपको ये कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी से आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक।
एक और एग्जांपल लेते हैं इसके जैसा, निकल टेट्रासाइनाइड या टेट्रासाइनोनिकल, इसको क्या बोलेंगे? टेट्रासाइनोनिकलेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो टेट्रासाइनोनिकलेट आयन, निकलेट 2 आयन, ये कैसा है? स्क्वायर प्लेनर है। देखो उसका रीजन क्या होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, तो इनर डी सेल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, मतलब ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बट यहाँ पे सिर्फ एक d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। तो वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है, याद रखो ये। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0, मतलब ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब आगे देखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब लिगेंड है बहुत ही वीक होगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सो, ये कैसे है? वीक लिगेंड्स है, तो वो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स में कोई अफेक्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे इनर डी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ, फ्लोराइड की वजह से इनर डी इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अंदर के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा सके। तो अब हाइब्रिडाइजेशन बाहर की डी सेल से होगा, लिखा है ना ND सेल, मतलब 4s 4p है तो 4d लिखना है। अगर 4s 4p है और 3d लिखा तो उसको N-1d सेल कहते हैं। 4s 4p और 4d का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसको d सेल कहेंगे। तो sp3d2, ये s, ये p3 और ये d2, इसके बीच में हुआ हाइब्रिडाइजेशन। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिले उसमें 6 फ्लोराइड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। 6 फ्लोराइड्स आते हैं तो स्ट्रक्चर इसका भी हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक थे। एक और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं, निकल क्लोराइड, मतलब इसको नाम क्या दोगे? टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन। ये टेट्राहेड्रल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी टेट्रा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे भी टेट्रा है, ये स्क्वायर प्लेनर और ये टेट्राहेड्रल, ऐसा क्यों? रीजन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं किया। वीक फील्ड है ना, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं कर सकता वो, तो इसका पेयरिंग नहीं होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल है। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 3.9 बोहर मैग्नेटॉन आया। मतलब ये है कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, बोहर मैग्नेटॉन कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो 2.89 समथिंग होगा, ठीक है? 2.89 समथिंग आपका बोहर मैग्नेटॉन मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये कैसा सब्सटेंस है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो याद रखो, इस तरह से आप कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पता कर सकते हो वैलेंस बॉन्ड थियरी से। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इसका पहला लिमिटेशन है इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एजम्पशंस। सेकेंड लिमिटेशन है इसमें जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही देता है, सो इट एक्सप्लेन्स ओनली क्वालिटेटिव नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सेकेंड, थर्ड है ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है उसके बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। फोर्थ अगर लिमिटेशन देखो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट ज्योमेट्री। हमें यहाँ पे अगर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं पता चलता कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, वो एग्जैक्टली हम वैलेंस बॉन्ड थियरी से नहीं दिखा सकते। और लास्ट है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स।
वैलेंस बॉन्ड थियोरी से हमें लिगेंड्स के बारे में ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो हमें पता चल जाता है क्रिस्टल फील्ड थियोरी से। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियोरी हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स में, और इसका एक सीरीज बना सकते हैं जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं फॉर लिगेंड्स। ये कैसे पता चलता है? कोई लिगेंड डी ऑर्बिटल का कितना स्प्लिटिंग करता है उससे हमें पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा करता है तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस हिसाब से अगर हम अरेंज करें इसका स्ट्रेंथ, तो कार्बोनिल लिगेंड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, और फिर मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे लिगेंड्स को रख दिया है। सो आप ऐसा बोल सकते हो स्टार्टिंग में जो है कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, इथिलीन डायमाइन, एमोनिया, ये कैसे है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। फिर जो हैलोजेंस है मोस्टली वो वीक है, हाइड्रोक्सो वो वीक है। तो आप ऐसा करो, लास्ट के ये 5 एग्जाम्पल्स याद रख लो, हाइड्रोक्सो और 4 हैलोजेंस, तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स है। और इनिशियली जो है कार्बोनिल, साइनाइड, एमोनिया, ये कैसे है? नाइट्रो, ये कैसे है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो इसका यूज होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग देखने के लिए। सो आइए देखते हैं हम कि स्प्लिटिंग क्या होता है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या समझाता है। डी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड्स के कांटेक्ट में आती है तो उसमें स्प्लिटिंग होता है। जनरली डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, dxy, dy, dz, dx² y² एंड dz²। इसकी जो एनर्जी है कैसी होती है? सिमिलर है, इसीलिए उसको हम डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। बट वो फ्री आयन कंडीशन में है। अगर वो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करे तो उसका एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होता है। ये मैंने एनर्जी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है, तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज हो गया। अब जब वो लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा, सो लिगेंड्स के कांटेक्ट में आने से ये ऑर्बिटल में हो जाता है स्प्लिटिंग, और वो स्प्लिटिंग को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसकी स्टडी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये स्प्लिटिंग कैसे होगा वो हम ये थ्योरी में देखेंगे। तो अगर लिगेंड्स एक्सिस पे से आते हैं, देखो, इफ द लिगेंड्स कमिंग पैरेलल टू एक्सिस, देन the d orbitals on axis will have more splitting, और उसका एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे है उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो Eg इसको हम कहते हैं एक्सिस वाली ऑर्बिटल्स, और T2g ये है जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में है। तो एक्सिस के बीच में कौन सी ऑर्बिटल्स होती है? dxy, dyz, dzx। और एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल्स होती है? dx² y², या इसको dx² - y² बोलो, एंड dz²। तो ये 2 ऑर्बिटल्स एक्सिस पे होती है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस पे से आए हैं, तो वो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स है उसका रिपल्सन करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं होंगे, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। जो ऑर्बिटल एक्सिस से दूर है या एक्सिस के बीच में है उसको रिपल्सन नहीं होगा ज्यादा लिगेंड्स की वजह से, तो उसका एनर्जी डिक्रीज हो गया। अब इसमें भी याद रखो, जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, 3/5 ऑफ द टोटल इंक्रीज है, टोटल सेपरेशन है। डेल्टा ओ क्या है? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में स्प्लिटिंग है। कितना स्प्लिटिंग हुआ? जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। सो डेल्टा ओ ऑल्सो रिप्रेजेंट स्प्लिटिंग पावर। तो कार्बोनिल के केस में ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, और उसमें जो Eg का सेपरेशन है वो ज्यादा है, 3/5 है, और T2g का सेपरेशन कम है, 2/5 ऑफ टोटल डेल्टा ओ। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगर स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्या चेंज होगा। जैसे अगर मेरे पास D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम का मतलब यह है d ऑर्बिटल में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो मैं यहाँ कैसे रखूंगा? क्या 3 इलेक्ट्रॉन T2g में रख के 1 इलेक्ट्रॉन Eg में रखूंगा, या वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पेयरिंग करूंगा? क्या करेंगे हम?
तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो लिगेंड इसमें यूज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। तो यहाँ पे यूज होगा हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो सेपरेशन वो कम होगा, डेल्टा ओ कम होगा एज कंपेयर टू पी। अब पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेपरेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर लेगा। ये एनर्जी सेपरेशन का कम है पेयरिंग करने से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? T2G3 Eg1। मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसने पेयरिंग नहीं किया, वो ऊपर चला गया। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिखा दो T2G में और एक इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। तो ये हो गया T2G3 Eg1। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसके बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जा सकता। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहां पे रखते हो T2G में, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन कर लेगा पेयरिंग। तो DXY में एक इलेक्ट्रॉन रखा, DYZ में एक इलेक्ट्रॉन रखा, DZX में एक इलेक्ट्रॉन रखा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन वापस आप DXY में रख दोगे तो पेयरिंग हो जाएगा। मतलब T2G4 Eg0, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G3 Eg1 होगा, क्योंकि सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए जब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करते हो आप। मतलब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनेगा और उसमें अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी दिखाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली डी ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं है, लेकिन अगर मेटल लिगेंड्स के कांटेक्ट में आते हैं, एक स्फेरिकल क्रिस्टल बनता है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनती है, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब लिगेंड के साथ वो जब बॉन्ड बनाते हैं तो लिगेंड्स की प्रेजेंस में इसमें होगा स्प्लिटिंग, जिसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में इस तरह का होगा, जहां पे आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड्स आते हैं एक्सिस के बीच में से। अब एक्सिस के बीच में से आते हैं तो T2G की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा रिपल्सन होगा लिगेंड से। देखो ये अभी एक्सिस पे से नहीं आते इस तरह से, वो एक्सिस के बीच में से आते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स बिटवीन एक्सिस में से आते हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम एक्सिस। अगर एक्सिस से आते हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल्स में ज्यादा रिपल्सन होता। यहाँ पे एक्सिस के बीच में से आते हैं तो T2G में ज्यादा रिपल्सन है, तो उसका एनर्जी ज्यादा है, और Eg जो एक्सिस पे है उसका एनर्जी कम है, तो वो नीचे लिखा। बट यहाँ पे भी याद रखना है आपको, Eg का सेपरेशन ही ज्यादा है। यहाँ पे भी Eg का सेपरेशन ही ज्यादा था। तो 3/5 ऑफ डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल क्रिस्टल में टोटल स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ लिगेंड्स। तो ये स्प्लिटिंग में जो Eg का सेपरेशन है, Eg का स्प्लिटिंग है, वो ज्यादा है। सो Eg इज ग्रेटर देन T2G, ऐसा आप लिख सकते हो। यहां पे भी देखो Eg इज ग्रेटर देन T2G। हाँ, एनर्जी की बात करें तो T2G की एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ऑफ T2G इज ग्रेटर देन Eg। एनर्जी कंपेयर करें तो यहां पे T2G की ज्यादा है, और यहां पे एनर्जी किसकी ज्यादा थी? Eg की ज्यादा थी। बट सेपरेशन स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा हुआ? Eg में ज्यादा हुआ है। यहां पे भी Eg में स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों दिखाते हैं। उसका रीजन है डी ट्रांजिशन। स्प्लिटिंग की वजह से T2G और Eg के बीच में एनर्जी गैप है। तो जब कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन T2G में से Eg लेवल में जंप करते हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन Eg में से वापस जब T2G में आते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
जो पर्टिकुलर विजिबल वेवलेंथ में होती है और इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसमें कलर दिखते हैं। तो ये रीज़न है डी ट्रांजिशन। लेकिन अगर लिगेंड्स नहीं होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, और एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स है मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो स्प्लिटिंग ना होगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से कलर नहीं दिखेगा। तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स में कलर दिखता है उसका रीज़न है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होता है लिगेंड्स की वजह से। अगर लिगेंड्स डिफरेंट होंगे तो कलर भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर में अगर एज ए लिगेंड वाटर लिया है तो वो 600 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तब ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। 600 नैनोमीटर एब्जॉर्ब किया मतलब रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लेक्स रेड नहीं दिखेगा। कौन सा लाइट उसमें से एमिट हुआ, तो ब्लू कलर एमिट हुआ तो कॉम्प्लेक्स का कलर दिखेगा ब्लू। उसी तरह एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो इसकी वजह से वो जब ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तब कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाता है येलो ऑरेंज, मतलब उससे मिलता जुलता होता है। अगर साइनाइड कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का और वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है तो जो कॉम्प्लेक्स का कलर दिखता है वो है पेल येलो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लिगेंड्स चेंज होंगे तो एब्जॉर्ब्ड लाइट चेंज होगी, एब्जॉर्ब्ड लाइट चेंज होगी तो एमिटेड लाइट यानी कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए CFSE ऑर्डर, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑर्डर। दैट इज इन दिस ऑर्डर, वाटर देन अमोनिया देन साइनाइड। मैंने इसमें कोबाल्ट देखो सेम रखा, सेंट्रल मेटल सेम रखा, लिगेंड चेंज किया तो उसमें जो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है साइनाइड। अमोनिया साइनाइड से वीक है, वाटर अमोनिया से भी वीक है, तो जो लिगेंड वीक है उसका कॉम्प्लेक्स सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब उसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कम होगा। तो ये आपको याद रखना है। CFSE मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, यहाँ पे बीच में लिखना है एनर्जी। तो ये CFSE ऑर्डर लिखा है। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आपने शायद ये इक्वेशन देखा होगा E = hc/λ। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा, जो स्ट्रॉन्ग है वो कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, जो वीक है जिसमें एनर्जी कम है वो ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। आप एग्जांपल देख लो, वाटर वीक लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड साइनाइड, तो उसने ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया। अमोनिया ने इसकी कंपेयर में कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, और साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसने बहुत ही कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी जिसका ज्यादा वो कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। सो अगर वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर आपको कभी पूछते हैं एग्जाम में तो याद रखो जो वीक लिगेंड है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड सबसे लोएस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तो ये था कलर के बारे में। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि इसमें पाई बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं किया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड को ही कंसीडर नहीं किया। सेकेंड लिमिटेशन है ये लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता। जैसे अगर हमें कंपेयर करना है वाटर का स्ट्रेंथ OH की कंपेयर में क्यों ज्यादा है, वाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड एज कंपेयर टू OH-, इसका कोई डिटेल हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं मिलता। थर्ड लिमिटेशन है कोवलेंट नेचर के बारे में कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। कौन सा कोवलेंट नेचर? मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके बारे में। तो मेटल मेटल के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बट उसके बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर।
अब इसके एप्लीकेशंस भी है, लिगैंड फील्ड थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत है, बट उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थियोरीज थे, जैसे आइसोमरिज्म बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन ये चैप्टर में से आते हैं, तो वो थियोरी सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब MCQ की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, वर्कशीट डाउनलोड कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए।